हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्धन वंश को पढ़े थे। वर्धन वंश में हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी साहित्यों की रचना की थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से यात्री आए हुए थे, इन्हें सभी बातों को हम लोग कल की क्लास में पढ़ लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास। तो जिस तरह विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है, ठीक उसी प्रकार रायचूर दोआब जो है दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करता है। और जो रायचूर दोआब है तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के का जो अपवाह क्षेत्र है, यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, उसी को रायचूर दोआब कहा जाता है। तो रायचूर दोआब जो है दक्षिण भारत को दो भागों में, रायचूर दोआब के उत्तर में जो है उसे ढक्कन प्रदेश और दक्षिण में जो है उसे तमिलकम प्रदेश कहा जाता है। ढक्कन प्रदेश का विस्तार की अगर बात करें तो ढक्कन प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका विस्तार है। वहीं अगर बात करें ढक्कन प्रदेश के अंतर्गत किस वंश का शासन रहा है, तो ढक्कन प्रदेश के अंतर्गत चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के शासकों का शासन रहा है। और जो रायचूर दोआब के दक्षिण में स्थित है, जिसे तमिलकम प्रदेश कहा जाता है, तमिलकम प्रदेश की अगर विस्तार की बात करें तो तमिलकम प्रदेश का जो विस्तार है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रहा है। और तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत अगर बात करें तो तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत संगम वंश, पल्लव वंश, चोल वंश के शासकों का शासन रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में विभाजित करता है। विंध्याचल पर्वत जो है ठीक उसी प्रकार रायचूर दोआब जो है, रायचूर दोआब जो है रायचूर दोआब, और रायचूर दोआब का निर्माण जो है तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी से हुआ है।
तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी से रायचूर दोआब का निर्माण हुआ है। यानी तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो उपजाऊ मैदान है उसी को रायचूर दोआब कहा जाता है। और रायचूर दोआब के उत्तर में वाले हिस्सा को ढक्कन प्रदेश और ढक्कन प्रदेश का विस्तार जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और रायचूर दोआब के दक्षिण में यानी रायचूर दोआब के निचले वाले क्षेत्र को तमिलकम प्रदेश कहा जाता है। और तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत अगर बात करें तो तमिलकम प्रदेश जो है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसी को ही तमिलकम प्रदेश कहा जाता है। ढक्कन प्रदेश की अगर बात करें तो ढक्कन प्रदेश के अंतर्गत चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के शासकों का शासन रहा है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों का शासन रहा है। और तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश, यह जो आप चोल वंश को देख रहे हैं, यह चोल वंश जो है 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल वंश है। और एक चोल वंश देखेंगे जो संगम वंश के अंतर्गत आता है। अगर बात करें संगम वंश की तो संगम वंश के अंतर्गत 3 राजवंश, चेर वंश, पांड्य वंश और चोल वंश। तो एक चोल वंश जो है संगम वंश के अंतर्गत, और एक चोल जो पल्लव वंश के बाद पढ़ेंगे यह 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल वंश होगा। तो अगर बात करें संगम वंश की तो दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं उन सभी राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश जो है संगम वंश है। तो आज के क्लास में हम लोग संगम वंश को पढ़ने वाले हैं। संगम वंश या संगम काल संगम वंश जो है यह दक्षिण भारत के अंतर्गत आने वाले सभी राजवंशों में प्राचीन राजवंश है। दक्षिण भारत के अंतर्गत आने वाले सभी राजवंशों में
सबसे प्राचीन राजवंश जो है संगम वंश था। सबसे प्राचीन राजवंश जो था संगम वंश था। अगर बात करें संगम की, तो संगम जो है तमिल भाषा का एक शब्द है और संगम का अर्थ होता है सभा। संगोष्ठी या परिषद। यानी संगम का जो अर्थ है सभा, परिषद और संगोष्ठी होता है। वहीं अगर बात करें कि संगम वंश के बारे में जानकारी जो है हमें संगम साहित्य से मिलती है। और टोटल अगर संगम की बात करें तो कुल 3 संगम हुए हैं। प्रथम संगम जो है मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया है। और अगस्त्य ऋषि को संगम साहित्य का जनक भी कहा जाता है। और दूसरा संगम की अगर बात करें तो जो प्रथम संगम हुआ है, प्रथम संगम से कोई भी साहित्यों की प्राप्ति जो है नहीं हुई है, क्योंकि प्रथम संगम के दौरान जो मदुरई शहर था, मदुरई शहर में बाढ़ आने के कारण जो भी संगम साहित्य था वे संगम साहित्य बाढ़ में दह गए, जिस कारण प्रथम संगम साहित्य से कोई भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। और दूसरा संगम जो है कटापुरम या अलवई में, और दूसरा संगम की भी अध्यक्षता जो है अगस्त्य ऋषि ने किया है। और जो अगस्त्य ऋषि थे ये उत्तर भारत के रहने वाले थे, लेकिन दूसरा संगम के दौरान ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत चले जाते हैं। और दक्षिण भारत में ही अगस्त्य ऋषि ने आर्य सभ्यता का विस्तार किया। तो अगस्त्य ऋषि के दक्षिण भारत जाने के बाद दूसरा संगम की अध्यक्षता जो है टोल्कापियर ने दूसरा संगम की अध्यक्षता किया। और दूसरा संगम से टोल्कापियम नामक साहित्य की प्राप्ति होती है, जिसकी रचना जो है टोल्कापियर ने किया है। वहीं अगर बात करें तीसरा संगम की, तो तीसरा संगम जो है उत्तरी मदुरई में हुआ है। और तीसरे संगम की अध्यक्षता जो है नकीरन ने किया है। और तीसरे संगम से कई सारे साहित्यों की प्राप्ति हुई है, जैसे परिपादल हो गया, नत्री हो गया, कोंथुथोके और इत्यादि साहित्यों की प्राप्ति हुई है। तो ये 3 संगम थे जिसके दौरान कई सारे साहित्यों की रचना हुई है। वहीं अगर बात करें संगम महाकाव्य की, अगर बात करें तो एक है शिल्पा दिकारम। शिल्पा दिकारम की अगर रचना की बात करें तो इसके लेखक जो है इलांगे आदिगल है। और जो शिल्पादिकारम महाकाव्य है यह हमें पाजेब यानी पायल की कहानी का विवरण देता है। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है।
और जो शिल्पाधिकारम है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर पाजेब यानी जो पायल की कहानी है जिसका विवरण शिल्पाधिकारम में किया गया है, इस कहानी की अगर नायक की बात करें तो नायक कोवलम है जो एक धनी व्यापारी था। नायिका कनगी है जो कोवलम की पत्नी थी। सहनायक की अगर बात करें तो नेडू जेलियन जो एक राजा था, और सहनायिका जो है माधवी है जो एक वैश्या थी। अगर बात करें इस कहानी की तो कोवलम जो था, कोवलम एक धनी व्यापारी था और इनकी पत्नी जो थी कनगी, ये दोनों सुखी से जीवन जीते थे। कुछ दिनों के बाद जो कुबलम होता है, कुबलम को जो वैश्या है माधवी से प्यार हो जाता है। और जो कोवलम की व्यापार था और कोवलम जो था उसको व्यापार से जितना भी मुनाफा होता था उन सभी मुनाफा को कोवलम जो है माधवी के ऊपर खर्च करता था। और धीरे धीरे कोवलम के पास जितने भी संपत्ति था उसका सारा खजाना जो है खाली हो जाता है। और जो माधवी थी वह भी कोवलम को छोड़कर चली जाती है। और कोवलम एक दिन जब उसको एहसास होता है, पछतावा होता है, तो वो अपनी पत्नी कनगी के पास आता है और कनगी से सारी बातें जो भी उसके साथ हुआ था सब बताता है। और कनगी जो थी कोवलम की पत्नी उसको माफ कर देती है और कहती है कि हम कहीं दूसरे शहर चले जाएंगे जहां पर किसी तरह गुजारा करेंगे। फिर कोवलम और कनगी जो है मदुरई शहर में जाते हैं। इन दोनों की आर्थिक स्थिति जो है काफी खराब थी, जिस कारण कनगी ने अपने पायल को बेचने का निर्णय लिया और अपने एक पैर का जो पायल है कनगी ने कोवलम को दे दिया। और कोवलम जो है उस पायल को लेकर सोनार के पास गया। ठीक उसी समय जो राजा थे और उनकी जो राजकुमारी थी उनकी भी पायल की चोरी हो गया था। और राजा ने राज्य में आदेश दिया था कि जो भी पायल बेचने सोनार के पास आएगा, सोनार राजा को सूचना देगा। और जो कुबलम पायल लेकर सोनार के पास गया था उस सोनार ने राजा को सूचना दिया। फिर राजा ने कुबलम को बुलाया और बिना किसी न्याय के
राजा ने कुबलम को मृत्युदंड दे दिया। और जैसे ही सूचना मिली कनगी को कि राजा ने उसके पति कुबलम को मृत्युदंड दे दिया है, तो कनगी ने रोते हुए राज दरबार पहुंची और उसने दूसरा पायल जो था उस पायल को तोड़कर दिखाया और राजा से पूछी कि क्या यही वह पायल है जो रानी का खो गया था। तो जांच पड़ताल करने के बाद मालूम चला कि जो कुबलम पायल लेकर सोनार के पास गया था वह पायल राजा का नहीं था, यानी रानी का नहीं था। इसके बाद राजा को पछतावा हुआ और कनगी ने क्रोधित होकर एक श्राप दिया और कहा कि जो मदुरई शहर है वह जल जाएगा। ठीक है, कनगी के श्राप देते ही राजा की उसी समय मृत्यु हो जाती है और कुछ दिनों के बाद जो रानी थी, रानी की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो पाजेब पायल की कहानी थी वह कहानी यही थी। और दूसरा महाकाव्य की अगर बात करें तो दूसरा महाकाव्य जो है मणिमेखला है, जिसके लेखक शीतले सतनार हैं। और मणिमेखला भी जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। मणिमेखला की अगर नायक की बात करें तो इसका नायक जो है उदयन, जो एक राजकुमार था, और नायिका जो है मणिमेखला थी, जो माधवी की पुत्री थी। और जो मणिमेखला महाकाव्य है इसको शिल्पाधिकारम का दूसरा पार्ट भी माना जाता है। इसमें होता क्या है कि जो मणिमेखला है मणिमेखला बौद्ध धर्म को अपनाकर सन्यासी बनना चाहती थी। और जो उदय कुमार यानी उदयन कुमार जो राजकुमार था वह मणिमेखला से प्यार करता था और उदयन कुमार मणिमेखला से विवाह करने की बात करता था, रोज मणिमेखला का पीछा करता था। एक दिन दुर्घटना में जो उदयन कुमार राजकुमार था उसकी मौत हो जाती है। और जो मणिमेखला है, मणिमेखला ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सन्यासी बन गई। ऐसा कहा जाता है कि मणिमेखला को समुद्र की देवी ने अच्छे पात्र का वरदान दिया था। अच्छे पात्र जो है यह एक ऐसा पात्र था
जो कभी न खत्म होने वाला भोजन था। और जो मणिमेखला थी, मणिमेखला गरीबों को भोजन कराती थी। और तीसरा महाकाव्य की अगर बात करें तो तीसरा महाकाव्य जो है जीवक चिंतामणि है, जिसकी रचना जो है तिरुतक-देवर ने किया है। वहीं अगर बात करें संगम साहित्य की, अगर बात करें तो संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुतथु धातु, और दूसरा है इतु थोके, तीसरा है पदीने नकील कनकु। तो ये 3 साहित्यों में संगम साहित्य को बांटा गया है। अगर बात करें कुरल की, अगर बात करें तो कुरल जो है कुरल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। और कुरल की रचना जो है तिरुवल्लुवर ने किया है। और एक है रामावतारम। रामावतारम को तमिलों का रामायण कहा जाता है। रामावतारम की रचना जो है कंबन ने किया है। और जो मणिमेखला है, मणिमेखला को, जो मणिमेखला महाकाव्य है, मणिमेखला महाकाव्य को तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है। और जो तमिल साहित्य का इलियड है और जो तमिल साहित्य का ओडिसी है, इन दोनों की रचना जो है होमर ने किया है। फिर अगर बात करें संगमकालीन राजवंशों की, अगर बात करें तो संगम काल के अंतर्गत 3 राजवंश हैं, चेर, पांड्य और चोल। अगर बात करें चेर वंश की, तो चेर शासकों का जो शासन है केरल के क्षेत्र में रहा है। और जो चेर राजा थे, चेरतलन। और पहली बार अगर बात करें तो पहली बार चेर वंश के विषय में जानकारी जो है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। अगर बात करें चेर वंश के संस्थापक की, अगर बात करें तो चेर वंश के संस्थापक जो है उदयन चेरल। और जो उदयन चेरल है, ऐसा कहा जाता है कि उदयन चेरल ने महाभारत में भाग लेने वाले सैनिकों को भोजन कराया था। फिर अगला शासक जो है चेर वंश का, अगला शासक जो है चेर वंश के सबसे महान शासक थे, जिनका नाम था सेनगुटवन। और सेनगुटवन ने ही कन्नगी के सम्मान में पत्नी पूजा और सती पूजा का प्रारंभ किया था। सेनगुटवन के बाद अगला शासक जो है आदिग ईमान का विवरण मिलता है। और आदिग ईमान जो थे, आदिग ईमान ने ही दक्षिण भारत में गन्ना की खेती का प्रारंभ किया था।
वहीं अगर बात करें चेर वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो चेर वंश का अंतिम शासक जो है सैये है। चेर वंश के शासकों की राजधानी की अगर बात करें तो चेर वंश के शासकों की राजधानी जो है वंजी थी, जो केरल में था। वहीं चेर वंश का प्रतीक की अगर बात करें, प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है तीर धनुष था। और चेरों का प्रमुख बंदरगाह जो है मुजरिस और टुंडी था। फिर अगर बात करें पांड्य वंश की अगर बात करें तो पांड्य वंश का उल्लेख जो है मेगास्थनीज की इंडिका में मावर नाम से मिलता है। और जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य वंश की स्थापना जो है नेडियान ने किया है और नेडियान ने ही समुद्र पूजा की भी जो प्रारंभ है नेडियान ने ही किया है। फिर इसके बाद इस वंश के सबसे महान शासक की अगर बात करें तो इस वंश के सबसे महान शासक जो है नेडुजेलियन। और नेडुजेलियन ने तलैया लगानम के युद्ध में चेर शासक और चोल शासकों को पराजित किए थे। नेडुजेलियन का ही दरबारी कवि था नकीरर। नकीरर जो था इनके दरबार में रहता था। फिर अगर बात करें पांड्य वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो पांड्य वंश का अंतिम शासक जो है नालुकोडन। पांड्यों की राजधानी की अगर बात करें तो पांड्यों की राजधानी जो है मदुरई थी। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह जो है मछली था और पांड्यों की प्रमुख बंदरगाह जो है कुकई था। फिर अगर बात करें चोल वंश की तो चोल वंश जो था संगमकालीन तीनों राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश था। वहीं सबसे प्राचीन राजवंश जो है चेर राजवंश था और सबसे शक्तिशाली राजवंश जो है चोल राजवंश था। और जो चोलों का शासन है, चोल वंश के शासकों का जो शासन है, इनका शासन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहा है। वही पांडवों का जो शासन है दक्षिणी केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में रहा है। अगर बात करें चोल वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो चोल वंश के संस्थापक जो है इलन जेत चेनी थे। वहीं चोल वंश के सबसे महान शासक कारिकाल थे और कारिकाल ने बेनी के युद्ध में 11 राजाओं को पराजित किया था। और जो चोलों का प्रमुख बंदरगाह था कावेरीपट्टनम, जिसे पुहार भी कहा जाता था, और एक प्रमुख और भी बंदरगाह था चोलों का जिसे आरिक मेडू कहा जाता था। तो कावेरीपट्टनम या पुहार बंदरगाह का जो निर्माण है कारिकाल ने करवाया है। और जो कारिकाल है, कारिकाल को संगीत के 7 स्वर्णों का विशेषक भी माना जाता है। चोल शासकों की अगर राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी जो है उदयपुर या तंजावुर था और इनका
प्रतीक चिन्ह जो है, इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। पिछले क्लास में हम लोगों ने हर्षवर्धन काल को पढ़ा था। हर्षवर्धन काल में जहां पर आपको बताए थे कि व्यापारियों को बेनीकर और किसानों को बेलार कहा जाता था। इसको आप लोग संगम काल में लिख लीजिएगा, क्योंकि संगम काल में ही व्यापारियों को बेनीगर, किसान को बेलार कहा जाता था। और संगम काल में भू राजस्व की जो दर था 1/6 भाग हुआ करता था। तो संगम काल में हमें यही सब पढ़ना है। तो चलिए इन सभी को हम लोग लिख लेते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। संगम वंश या संगम काल तो संगम का अर्थ होता है, संगम जो है तमिल भाषा का शब्द है। तमिल भाषा का शब्द है। और संगम का अर्थ जो है, संगम का अर्थ सभा या परिषद या संगोष्ठी इसका अर्थ होता है। संगम साहित्य की अगर बात करें, संगम साहित्य की अगर बात करें तो प्रथम संगम जो है, प्रथम संगम मदुरई में हुआ है और जिसकी अध्यक्षता जो है अगस्त्य ऋषि ने की है। अगस्त्य ऋषि ने किया है। दूसरा संगम जो है कटापुरम या अलवई में हुआ है और इसकी अध्यक्षता जो है शुरुआत में अगस्त्य ऋषि ने किया था। और अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत चले जाते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है टोलका पियर संभालता है। और प्रथम संगम से हमें
कोई भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई भी साहित्य की कोई भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। और दूसरा संगम जो है, दूसरा संगम से हमें टोल्कापियम नामक साहित्य की प्राप्ति हुई है, जिसकी रचना टोल्कापियर ने किया है। टोल्कापियर ने किया है। टोल्कापियर ने किया है। और तीसरा संगम जो है, तीसरा संगम जो है उत्तरी मदुरई में हुआ है। उत्तरी मदुरई में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता नकीरर ने किया है। और तीसरा संगम से हमें पारिपादल, नतरी नई, कौनथू, थोके, और इत्यादि साहित्यों की प्राप्ति हुई है। संगम महाकाव्य की अगर बात करें, एक है शिल्पाधिकारम। शिल्का दीपारम की जो रचना है, या इसका लेखक जो है इलांगे आदिगल और जो शिल्पाधिकारम महाकाव्य है, यह हमें पाजेब यानी पायल की कहानी का विवरण देता है। और शिल्पाधिकारम महाकाव्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। अगर शिल्पाधिकारम महाकाव्य के नायक की अगर बात करें, तो इसका नायक जो है कुबलम था। कोबलम जो है धनी व्यापारी था। नायिका कनगी थी।
जो कोवलम की पत्नी थी, और सहनायक जो है नेडुजेलियन और सहनायिका माधवी थी। और दूसरा था मणिमेखला। मणिमेखला भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। मणिमेखला महाकाव्य को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। और मणिमेखला की रचना जो है शीतले सतनार ने किया है। शीतले सतनार ने किया है। नायक जो था उदयन कुमार। और नायिका जो है मणिमेखला, जो माधवी की पुत्री थी। मणिमेखला माधवी की पुत्री थी। और तीसरा था जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि की रचना जो है, यानी लेखक जो है तिरु तक देवर ने किया है। और जो जीवक चिंतामणि है, जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से जो तमिल साहित्य का इलियड और जो तमिल साहित्य का ओडिसी है, इन दोनों की रचना जो है होमर ने किया है। यानी इलियड और ओडिसी की जो रचना है होमर ने किया है। फिर इसके बाद अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। और एक है कुरल। कुरल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है।
तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। और कुरल की रचना जो है तिरुवल्लुवर ने किया है। और एक है रामावतारम रामावतारम जो है तमिलों का रामायण है। रामायण और रामावतारम की जो रचना है कंबन ने किया है। कंबन और संगमकालीन साहित्यों को 3 भागों में बांटा गया। संगमकालीन जो साहित्य है, संगमकालीन साहित्यों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुतथु धातु, दूसरा है इत्यु थोके, और तीसरा है पदीने नकील कनकु। अगर बात करें संगमकालीन राजवंश की, अगर बात करें तो संगम काल के अंतर्गत 3 राजवंश जो है एक है चेर वंश जो है सबसे प्राचीन राजवंश था। संगमकालीन सबसे प्राचीन राजवंश। और चेर वंश के शासकों का जो शासन है केरल में था। और जानकारी जो है चेर शासकों के विषय में जानकारी जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। और चेर वंश की अगर बात करें राजा की, चेरतलन थे। और चेर वंश के संस्थापक जो था, चेर वंश का संस्थापक उदयन
चेरल, और जो उदयन चेरल था, उदयन चेरल ने महाभारत में भाग लेने वाले सैनिकों को भोजन कराया था, वाले सैनिकों को भोजन कराया था। इस वंश के अगर बात करें, सबसे महान शासक की अगर बात करें, तो इस वंश के सबसे महान शासक जो था सेन गुटवन। सेन गुटवन ने ही कन्नगी के समान में सती पूजा या पत्नी पूजा का प्रारंभ जो है सेन गुटवन ने किया था। अगर बात करें अंतिम शासक की, लेकिन उससे पहले एक और शासक था, आदिग ईमान। आदिग ईमान। और आदिग ईमान ने ही दक्षिण भारत में गन्ना की खेती का प्रारंभ जो है आदिग ईमान ने किया था। फिर अगर बात करें अंतिम शासक की, तो चेर वंश के अंतिम शासक जो थे सये। अगर बात करें चेरों की राजधानी की, तो चेरों की राजधानी जो है वंजी थी, और वंजी जो था केरल में था। इनका बंदरगाह की अगर बात करें, तो बंदरगाह जो है मुजरिस और टुंडी थी। प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें, तो प्रतीक चिन्ह जो है तीर धनुष था। तीर और धनुष था। फिर अगर पांड्य वंश की अगर बात करें, तो जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश ने ही जो 3 संगम हुए थे, तीनों संगमों को संरक्षण जो है पांड्य वंश के शासकों ने दिया था। तो इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि पांड्य वंश के शासकों ने ही तीनों संगमों को संरक्षण प्रदान किया था। पांड्य वंश पांड्य वंश का उल्लेख जो है इंडिका मेगास्थनीज के इंडिका में माबर नाम से किया गया है। माबर नाम से। और जो पांड्य वंश था मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य वंश के शासकों ने ही
तीनों संगमों को संरक्षण प्रदान जो है पांड्य वंश के शासकों ने ही किया था। तो पांड्य वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक की अगर बात करें तो पांड्य वंश के संस्थापक नेडियान ने ही समुद्र पूजा की शुरुआत किया था। समुद्र पूजा की जो शुरुआत है, समुद्र पूजा की शुरुआत जो है नेडियान ने किया था। अगर बात करें इस वंश के महान शासक की अगर बात करें तो इस वंश के महान शासक जो है नेडुजलियन थे। और नेडुजलियन ने ही तलया लंगानम के युद्ध में चेर और चोल शासकों को पराजित किया था। और नेडुजलियन के ही दरबार में नकीरर, इनके दरबार में नकीरर रहता था। नकीरर जिसने तृतीय संगम की अध्यक्षता किया था। वहीं अगर बात करें इस वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो इस वंश के अंतिम शासक जो है नालिव कोडन इस वंश के अंतिम शासक थे। और पांड्य शासकों की राजधानी जो है, पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। इनका बंदरगाह जो है कोकई, प्रतीक चिन्ह मछली, फिर इसके बाद अगर बात करें चोल वंश की अगर बात करें चोल वंश की अगर बात करें तो संगम कालीन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश जो है संगम कालीन राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश जो है चोल वंश था। और चोलों का जो शासन है जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है।
वहीं अगर बात करें चोल वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो चोल वंश के संस्थापक जो है इलन जेत चेनी था। इलंजेत चेनी इस वंश के महान शासक की अगर बात करें तो कारिकाल था। कारिकाल ने बेनी के युद्ध में ग्यारह राजाओं को पराजित किया था। और कारिकाल को ही संगीत के 7 वर्णों का विशेषज्ञ माना जाता है। और कारिकाल ने ही कावेरी पट्टनम या पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया था। बंदरगाह का निर्माण करवाया था। अगर बात करें चोल शासकों की राजधानी की अगर बात करें तो चोल शासकों की जो राजधानी है इनकी राजधानी उदयपुर या तंजावुर इनकी राजधानी था। इनका प्रतीक चिन्ह जो है बाघ था। और बंदरगाह की अगर बात करें तो चोलों का प्रमुख बंदरगाह जो है कावेरीपट्टनम जिसे पुहार भी कहा जाता है, और अरिकमेडु था। फिर अगर बात करें तो संगम काल में भू राजस्व का जो दर था, संगम काल में भू राजस्व का दर जो था फसल के उत्पादन का 1/6 भाग। और संगम काल में व्यापारी को बेनीगर कहा जाता था और किसान को बेलार कहा जाता था। तो संगम काल जो चैप्टर है समाप्त हो गया है और अगले क्लास में हम लोग पल्लव वंश को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम लोग चोल वंश को, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी का चोल वंश है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।